Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student of Pakistan study. Today we are going to do Federal Board SSC 1 chapter number 2 Making of Pakistan. Remember one thing that chapter 2 is the backbone of this book. इस किताब का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर 2 है बेटा. इसके बगैर लॉन्ग क्वेश्चन अधूरे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन अधूरे हैं और MCQs अधूरे हैं. अगर कोई बच्चा सिर्फ चैप्टर 2 ही कर ले तो वो पासिंग मार्क्स की पोजीशन में आ जाता है. बट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपने पासिंग मार्क्स नहीं अच्छे नंबर लेने हैं. तो आपकी बेस जो है बेटा वो चैप्टर 2 है. सबसे पहले चैप्टर 2 करें, उसके बाद दूसरे चैप्टर करें. ये सब्जेक्ट जो है आपको 90% मार्क्स अश्योर देगा, इसलिए थोड़े पे हमने रिलाई नहीं करना, हमने ज़्यादा पे मेहनत करनी है. लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर. नाउ वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 2 पाकिस्तान रेजोल्यूशन 1940. पेज नंबर 20 पर इसका आंसर है. दिस क्वेश्चन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. सबसे अहम इस किताब का चैप्टर 2 है और चैप्टर 2 का सबसे अहम क्वेश्चन नंबर 2 है. तो इसको बेटा हम करेंगे. दिस क्वेश्चन इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स. नंबर 1 इंट्रोडक्शन है, नंबर 2 बैकग्राउंड आएगा कि वाई दिस रेजोल्यूशन वाज पास्ड, क्यों क्या वजह थी कि आपने ये रेजोल्यूशन पास की. नंबर 3 कायद-ए-आज़म एड्रेस. एज ए प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म ने अपने खिताब के अंदर क्या बातें की, ये इसका थर्ड पोर्शन है. नंबर 4 टेक्स्ट ऑफ रेजोल्यूशन. इस करारदाद में क्या लफ्ज़ थे, क्या चीज़ इस्तेमाल की गई. और नंबर 5 रिएक्शन था. बेसिकली तो बुक के अंदर हिंदुओं का भी है और अंग्रेज़ों का भी है, लेकिन ओवर क्वेश्चन रिक्वायर्स ओनली हिंदू रिएक्शंस. सो रिमेंबर वन थिंग दैट इंट्रोडक्शन तारुफ एक हिस्सा है, बैकग्राउंड दूसरा हिस्सा है, कायद-ए-आज़म एड्रेस तीसरा हिस्सा है, टेक्स्ट ऑफ रेजोल्यूशन चौथा और रिएक्शन पांचवा. तो ये 5 हिस्से हैं बेटा. इन 5 को आप सुने, समझें, मुश्किल अल्फाज के मायने आपको आते हों, आपकी रीडिंग अच्छी हो, आप इसको समझ रहे हो, उसके बाद बेटा आप इसको याद करें. दैट वुड बी मोर ईजी. और एक और चीज़ मैं बता दूं, वो बच्चे जो समझते हैं ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है वो इसके पीसेस कर लें. ठीक है, जैसे आप एक पिज़्ज़ा होता है उसके 4 पीस कर लें, 12 पीस, 16 पीस, इसी तरह इसके भी पीस करके उनको आहिस्ता आहिस्ता याद कर लें. सो लेट्स स्टार्ट अवर वर्क. फर्स्ट वी विल गो फॉर इंट्रोडक्शन. पेज नंबर 20. इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएंगे, बाकी ओवरऑल मैं पढ़ देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ. तो लेट्स स्टार्ट. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. The 27th annual session of All India Muslim League was held at Lahore in the historical Iqbal Park on 23rd of March 1940. 27वां सालाना इजलास था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का और लाहौर के एक तारीखी मैदान के अंदर ये जलसा हुआ जिसको इकबाल पार्क कहते हैं. अब उसका नाम ग्रेटर इकबाल पार्क है, लेकिन 23 मार्च 1940 में इसको मिंटो पार्क कहा जाता था. इट वॉज प्रिजाइडेड ओवर बाय द कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना. कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इसके सदर थे और A.K. फजल हक ये बंगाल के रहने वाले थे. इन्होंने इस करारदाद को पेश किया था. ग्रेट पर्सनैलिटीज वर present in this session. A large number of the Muslims from all over the subcontinent participated in the session. A resolution named Lahore Resolution was presented in the session by the Tiger of Bengal, A.K. Fazal Haq. It was passed unanimously among the chairs. Thus, on this historical day, the Muslims identified their destination. थोड़ा सा खुलासा मैं आपको बता देता हूँ कि 27th एनुअल सेशन था मुस्लिम लीग का. तारीखी मैदान इकबाल पार्क जिसका अब नाम है, जिसको उस दौर में मिंटो पार्क कहते थे. 23 मार्च 1940 में कायद-ए-आज़म इस जलसे की सदारत कर रहे थे और बंगाल के टाइगर A.K. फजल हक जो थे उन्होंने इस करारदाद को पेश किया. मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो सारे बड़े सगीर से मुख्तलिफ सूबों से इकट्ठी हुई थी. इस करारदाद को यूनानिमसली मुत्तफ़िका तौर पर, किसी ने इख्तलाफ नहीं किया, मुत्तफ़िका तौर पर इसको मंजूर कर लिया गया. ये एक तारीखी दिन था और इसने क्लियर मंजिल दिखा दी थी. इससे पहले हम बात करते थे सेपरेट इलेक्टोरेट की, प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन, लेजिस्लेटिव काउंसिल, एम्पीरियल काउंसिल, लोकल बॉडीज़. आम बंदे को ये बातें समझ नहीं आती थी.
अब सबको समझ आ गई कि 1940 वी डिसाइडेड कि हमने अपना मुल्क बनाना है. दिस वॉज द इंट्रोडक्शन एंड पार्ट 1 ऑफ दिस क्वेश्चन विच इज़ ऑन पेज नंबर 20. So let's start our second portion of this question, and that is background. वजह क्या थी? Why this resolution was passed? कि ऐसे कौन सी बातें थी कि आप हिंदुओं के साथ इकट्ठे नहीं रह सकते थे? ऐसी कौन सी चीज़ें थी कि आप मजबूर हो गए कि हमने अपना मुल्क बनाना है? So let's see number 1, page 21. In spite of the presence of the British ruler, the blood of the Muslim was shed mercilessly in sectarian riots. In spite of the presence, British rule के होने के बावजूद, the blood of the Muslim, मुसलमानों का खून was shed mercilessly, बड़ी बेदर्दी से बहाया गया in sectarian riots. sectarian फिरका वाराना फसादात में. अगर हम अजान दे रहे हैं तो तब लड़ाई, अगर हम नमाज़ पढ़ रहे हैं तब लड़ाई, अगर हमारा कोई ईद मिलाद नबी का जुलूस जा रहा है तो ये अपना देवता लेके आ रहे हैं, अगर हमारा कोई मुहर्रम का जुलूस जा रहा है ये अपनी कोई देवी उठा के ले आए हैं और उसका बहाना लगा के हमें लड़ाइयाँ शुरू करवा देते थे. तो पहला रीज़न ये था कि मुसलमानों का इस दौर में 30-35 सालों में बड़ी बेदर्दी से खून बहाया गया, इसलिए हमें ज़रूरत थी हम अलहदा मुल्क बनाएं. नंबर 2, इन द सेकेंड द मुस्लिम वर गिवन लेस स्टेटस इन द सोसाइटी. मुसलमानों को माशरे में कमतर दर्जा दे रहे थे. दे कुड नॉट लीड अ डिग्निफाइड एंड ग्रेसफुल लाइफ इन द हिंदू सोसाइटी. वो एक हिंदू माशरे के अंदर काबिले इज़्ज़त और अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते थे मुसलमान. हिंदू कौन? दैट बिलीव्स इन कास्ट सिस्टम, कलर एंड क्रीड, जो कि ज़ात पात के निज़ाम पर, रंग और नस्ल के निज़ाम पर चल रहे थे, जो यकीन रखते थे कोई इंसान बराबर नहीं है. एंड द हिंदूज कुड नेवर एग्री टू गिव द मुस्लिम इक्वल सोशल स्टेटस. और हिंदू जो है वो कभी भी इस बात पे मुत्तफिक नहीं हो सकते थे कि मुसलमानों को समाज के अंदर, माशरे के अंदर बराबर का दर्जा दें. तो जब आपको बराबर का दर्जा नहीं दिया जा रहा तो आप लाजमी तौर पर सोचेंगे कि हमें अलहदा होना चाहिए. तो करारदाद लाहौर पेश करने की दूसरी वजह ये थी कि मुसलमानों को कम तर दर्जा दिया जा रहा था और वो चाहते थे कि हम अपना अलहदा मुल्क बनाएं. नंबर 3, in the second half of the 19th century and during the beginning of the 20th century, 19वीं सदी के निस्फ में और 20वीं सदी के शुरू में, यानी 1850 से लेकर 1850 से लेकर 1920 तक, the Hindus continued their attempts to whip out the language, culture and civilization of Muslims. हिंदुओं ने पूरी अपनी कोशिश की कि मुसलमानों की ज़ुबान, उनकी सकाफ़त और उनकी तहज़ीब को ख़त्म कर दिया जाए. कभी कोई नारा, कभी कुछ, और इस तरह के फसादात में मुसलमानों को यकीन हो गया कि ये तो हमारी पहचान ही मिटा देंगे, हमारी ज़ुबान हमसे छीन रहे हैं, हमारा कल्चर छीन रहे हैं, हमारी सकाफ़त छीन रहे हैं, तो हम बेहतर है अलहदा हो जाए. नंबर 4, द मुस्लिम वांटेड टू एस्टैब्लिश अ स्टेट इन द नेम ऑफ इस्लाम वेयर दे कुड लीड देयर इंडिविजुअल एज वेल एज कलेक्टिव लाइव्स फ्रीली इन अकॉर्डिंग्स विद द प्रिंसिपल लेड बाय इस्लाम. मुसलमान एक अलहदा रियासत बनाना चाहते थे इस्लाम के नाम पर, जहाँ पर वो अपनी इंडिविजुअल यानी इनफरादी एक बंदे की ज़िंदगी और इज्तमाही ज़िंदगी, कलेक्टिव ज़िंदगी इस्लाम के असूलों के मुताबिक गुजार सकें, जहाँ पे हम आज़ाद हों अपनी इबादत, अपनी नमाज़ों में. ऐसा एक मुल्क जो है ना वो चाहते थे. नंबर 5, इन डिफरेंट पीरियड्स डिफरेंट विजनरी लीडर्स गेव द साइन अबाउट द पार्टीशन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ लीडर्स जो थे, जो आगे को देखते थे, जिनका नज़रिया अच्छा था, उन्होंने अलहदगी, एक अलग वतन का तस्वुर दिया. बट इलामा मोहम्मद इकबाल वाइल प्रिजाइडिंग ओवर द एनुअल सेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एट इलाहाबाद in 1930 presented the clear plan in a forceful and argumentative manner. लेकिन इलामा मोहम्मद इकबाल ने 1930 के इलाहाबाद के इजलास में वाज़िया तौर पर पूरी ताकत और पूरे दलाइल के साथ एक क्लियर मंसूबा पेश किया कि हमारा अलहदा मुल्क होगा. इसी तरह चौधरी रहमत अली presented a pamphlet now or never and distributed it among the participants of third round table conference being held in London. और इसी तरह 1930, 31 और 32 में जो
राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, वहाँ पर एक स्टूडेंट चौधरी रहमत अली ने एक अलहदा मुल्क का तस्वुर जो है वो पेश करके उसका आइडिया जो है वो लीडर्स में तकसीम किया, और 1933 में उन्होंने उस अलग मुल्क का बाकायदा तौर पर नाम भी रखा, दैट इज़ कॉल्ड पाकिस्तान। नंबर 6 पॉइंट, सिंध मुस्लिम लीग प्रेजेंटेड अ रेजोल्यूशन इन द फेवर ऑफ पार्टीशन। सिंध मुस्लिम लीग ने, आगे आप पेंसिल से डेट लिख लें, 1938 सबसे पहले जिस सूबे ने एक अलग मुल्क की करारदाद पेश की वो सिंध मुस्लिम लीग थी। और लास्ट पॉइंट इसका 7वां, पाकिस्तान रेजोल्यूशन 1940 इन 1940 कायद आज़म गॉट द रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान पास्ड एंड फॉर्म्ड इट एज द डिमांड ऑफ मिल्लत। और 1940 में कायद आज़म ने बाकायदा तौर पर यह करारदाद जो है वो मुस्लिम उम्मा की तरफ से पेश कर दी। हम क्यों एक अलग मुल्क चाहते थे? 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट है बेटा जो ये बता रहे हैं कि आपको अलग मुल्क क्यों चाहिए था। अगर हमने, आज भी कई लोग सोचते हैं जी हम इंडिया के साथ होते कितने अच्छे होते, अगर ऐसा होता तो बेटा आप इन 7 पॉइंट्स को दोबारा देखें और आप सोचेंगे और शुक्र अदा करेंगे कि अल्लाह ने हमें एक अलग मुल्क दिया है, अलग पहचान दी है। दिस इज़ द सेकेंड फेज ऑफ दिस क्वेश्चन। नंबर 1 हमने इंट्रोडक्शन किया है और नंबर 2 हमने बैकग्राउंड किया है। लेट्स सी टू द थर्ड पोर्शन विच इज़ रिलेटेड टू द कायद आज़म एड्रेस। कायद आज़म ने अपने खिताब के अंदर 3 अहम बातें की थी। फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लाह का बड़ा एहसान है कि ऐसी शख्सियत जिसने हमें मुल्क दिया, उन्होंने अपने एड्रेस के अंदर 3 बातें की थी। नंबर 1, while presiding over the All India Muslim League session at Lahore in 1940, Qaid Azam identified the direction for the struggle of Muslims. The main points of the address are as under. आपने बहैसियत सदर के तकरीर करते हुए 3 पॉइंट दिए। नंबर 1, द मुस्लिम आर अ सेपरेट नेशन। मुसलमान एक अलहदा कौम है। बिकॉज देयर कस्टम, ट्रेडिशंस, civilization, culture and above all religion is different from Hindu। क्योंकि उनकी रस्म व रवाजात, तहजीब, रवायात और मज़हब हिंदुओं से बिल्कुल अलहदा है। हमारी कोई चीज़ उनके साथ नहीं मिलती तो हम कैसे उनके साथ रह सकते हैं? हम एक अलहदा कौम है। नंबर 2, द डिमांड ऑफ द मुस्लिम, आई एम नाउ ऑन पेज 22, द डिमांड ऑफ द मुस्लिम फॉर अ सेपरेट कंट्री इज नॉट अन हिस्टोरिकल। Ireland got freedom from England, Spain and Portugal became separate states। मुसलमान जो है सब कॉन्टिनेंट के एक अलग मुल्क का मुतालबा कर रहे हैं तो ये गैर तारीखी नहीं है। इवन इंग्लैंड ने आयरलैंड को आज़ादी दी है, स्पेन और पुर्तगाल जो है वो अलहदा मुल्क बने हैं, तो अगर हम अलहदा मुल्क का कह रहे हैं तो इसमें ऐसी कौन सी बात है? एंड नंबर 3 पॉइंट, इंडिया, ब्रिटिश इंडिया इज़ अ सब कॉन्टिनेंट। ये कंट्री ऑफ नेशंस है, इट इज़ नॉट अ कंट्री और होमलैंड। ये कोई एक मुल्क नहीं है, एक कौम नहीं है, ठीक है, बल्कि इसमें बहुत सारी कौमें हैं। मैनी नेशंस आर लिविंग हेयर एंड देयर इंटरेस्ट आर सेपरेट फ्रॉम वन अनदर। और इनके मफादात एक दूसरे के साथ अलहदा हैं। अगर आप अलग मुल्क नहीं बनाएंगे तो ये कभी ना कभी फिर लड़ पड़ेंगे, फिर फसादात होते रहेंगे। तो इसका बेहतरीन हल है कि एक अलहदा मुल्क बनाया जाए। ये वो कायद आज़म के एड्रेस के अंदर दलाइल थे जो उन्होंने दिए और ये बिल्कुल दुरुस्त दलाइल थे। नंबर 1 वी डिड इंट्रोडक्शन, नंबर 2 वी डिड बैकग्राउंड एंड दिस इज द थर्ड पोर्शन, कायद आज़म एड्रेस। सो लेट्स सी द फोर्थ वन, दैट इज द टेक्स्ट ऑफ रेजोल्यूशन, कि इस करारदाद का मतन क्या था, उसमें कहा क्या गया। बेटा रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज द डिफिकल्ट वन, बड़ा टेक्निकल है कि बेसिकली इन्होंने एक जुमला लिखा है बट दिस सेंटेंस इज अ मिक्सचर ऑफ सेंटेंसेस जिसको हम क्लॉजेस कहते हैं। सो पहली चीज़ तो ये कि आपको फ्लो में पढ़ना आना चाहिए, दूसरी चीज़ मुश्किल अल्फाज के मायने आनी चाहिए, तीसरी चीज़ आपको समझ आनी चाहिए, फिर आपको आराम से ये याद हो जाएगा, वरना आपको ये मुश्किल लगेगा। सो लेट्स सी व्हाट इज़ दिस। द रेजोल्यूशन डिक्लेयर्ड, ये करारदाद कहती है, नो कॉन्स्टिट्यूशन प्लान वुड बी वर्केबल और एक्सेप्टेबल टू द मुस्लिम्स। कोई भी आइनी मंसूबा मुसलमानों के लिए काबिल कबूल और काबिल अमल नहीं होगा अनलेस, जब तक के जियोग्राफिकल कॉन्टिग्यूस, जियोग्राफिकल इलाकाई तौर पर, कॉन्टिग्यूस जुड़े हुए, जियोग्राफिकल कॉन्टिन्यूस इलाकाई तौर पर जुड़े हुए जो इलाके हैं, जो खित्ते हैं, डिमार्केटेड इनटू रीजन्स, उनको एक स्टेट्स बना दिया गया।
विच शुड बी सो कॉन्स्टिट्यूटेड, जो कि दस्तूरी तौर पर विद सच टेरिटोरियल रीएडजस्टमेंट एज मे बी नेसेसरी, कि अगर उनके अंदर कोई कांट छांट करनी है कि ये इलाका हिंदुओं को देना चाहिए, ये इलाका मुसलमानों को देना चाहिए, तो ऐसा कर लिया जाए बाकायदा दलाइल के साथ और पीसफुल तरीके से। ये नहीं कि छीन के उसका हिस्सा उसको दे दें, उसका हिस्सा उसको दे दें। जहाँ जहाँ ज़रूरत है, जहाँ जहाँ जो कम्युनिटी बैठी है वो उसको मिल जाए। दैट द एरिया इन विच द मुस्लिम्स आर न्यूमेरिकली इन मेजॉरिटी, वो एरिया जहाँ पे मुसलमान अक्सरियत में है, शुड बी ग्रुप टू constitute independent states in which the constitute units shall be autonomous and sovereign। वो इलाके जहाँ मुसलमान अक्सरियत में हैं उनको अलहदा करके आज़ाद रियासतें बना दिया जाए और वो मुकम्मल तौर पर ख़ुद मुख्तार हों। ये ना हो कि वो किसी अंग्रेज़ के अंडर हों बाद में, या किसी हिंदू के हों, या हिंदू रियासतें जो है वो अंग्रेज़ और हमारे अंडर हों। तो बेटा ये जो है ना इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे टेक्स्ट के, एंड दिस इज़ द फोर्थ पोर्शन एंड वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन प्लान जो है मुसलमानों के लिए काबिल कबूल और काबिल अमल नहीं होगा जब तक जुग्राफियाई तौर पर जुड़े हुए इलाके जो हैं उनको एक खित्ता नहीं बना दिया जाता। और जो मुस्लिम मेजॉरिटी के एरिया हैं, जैसे कि नॉर्थ वेस्ट उन्होंने कहा जो कि पाकिस्तान है, और ईस्ट जहाँ पे बांग्लादेश है, ये अलहदा इलाके ना बन जाएं, और जो इलाकाई रद्दोबदल है वो करना हो वो कर लें और अलहदा मुल्क जो है वो बन जाए। वन हमने किया बैकग्राउंड, इंट्रोडक्शन, 2 हमने बैकग्राउंड, 3 कायदे-ए-आज़म का एड्रेस, और चौथा हमने टेक्स्ट किया है। नाउ वी आर गोइंग टू डू द 5th एंड लास्ट पोर्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज़ द रिएक्शन ऑफ हिंदू। हिंदुओं ने क्या रिएक्शन दिया? द हिंदू लीडर्स, पेज 22, began to express their view against the resolution। हिंदू जो रहनुमा थे उन्होंने इस करारदाद के खिलाफ अपने तासुरात देने शुरू कर दिए। द रेजोल्यूशन वाज रेडिकुलर, इसका मजाक उड़ाया गया, तंज किया गया। गांधी एंड द हिंदूज अपोज द रेजोल्यूशन एब्सोल्युटली, गांधी और दूसरे हिंदू लीडरों ने इस करारदाद की मुकम्मल तौर पर मुखालफत की। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग नेम दिस रेजोल्यूशन एज लाहौर रेजोल्यूशन। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने इसको लाहौर रेजोल्यूशन कहा था, करारदाद लाहौर कहा था। बट द हिंदू प्रेस रेडिकुलसली बिगन टू राइट इट एज पाकिस्तान रेजोल्यूशन, लेकिन हिंदू प्रेस ने इसको तंजिया तौर पर, तज़हीक के तौर पर, मजाक के तौर पर पाकिस्तान रेजोल्यूशन कहना शुरू कर दिया। द मुस्लिम लीडर्स अडॉप्टेड दिस न्यू टर्म एंड टुडे इट इज़ कॉल्ड पाकिस्तान रेजोल्यूशन। और मुसलमानों ने इस नई टर्म को कबूल किया। उन्होंने कहा जी ठीक है, हम तो लाहौर रेजोल्यूशन कह रहे थे, आप पाकिस्तान रेजोल्यूशन कह रहे हैं, तो ठीक है, ये पाकिस्तान रेजोल्यूशन है। This is all beta, that is very important question, question number 2 of chapter 2. I have told you the most important chapter of this book is chapter 2, and important question according to examination point of view, question number 2 लाहौर रेजोल्यूशन। इसके 5 हिस्से हैं, एक इंट्रोडक्शन, दूसरे नंबर पर बैकग्राउंड, तीसरे पे कायदे का एड्रेस, चौथे पर टेक्स्ट है और 5वें पर रिएक्शन। इसको बेटा अच्छी तरह पढ़ें, समझें, इस लेक्चर को दोबारा सुने, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के मीनिंग लिखें। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, हम आपको इंशाल्लाह ज़रूर जवाब देंगे। टेक केयर और अच्छी तरह इसको याद करें। अल्लाह हाफिज़।